हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के टाइप्स हमने देखे थे कि कैसे हम किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में मास, मोल और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो तरीके हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हो, अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, तो उसमें अगर आपको मास, मोल और वॉल्यूम में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हमें इस मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली ये मेथड तब अप्लाई करते हैं हम जैसे आपके पास कोई भी मल्टीपल स्टेप्स में आपको रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो एक से ज़्यादा या 5, 10, 15 इतनी सारी स्टेप्स में हो रही है। तो उस सिचुएशन में आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इनिशियल रिएक्शन जो आपके रिएक्टेंट हैं और फाइनल जो प्रोडक्ट है उनके मोल या मास के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके, बेसिकली ये जो टॉपिक होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एटॉमिक थ्योरी का ही एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी भी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जितने एटम रहते हैं आपके रिएक्टेंट में, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट में भी आपके उतने ही एटम रहते हैं। मीन्स एटम कंजर्वेशन का ये आपको रूल इसमें अप्लाई होता है। और अगर एटम कंजर्व रहते हैं तो मोल भी कंजर्व ही रहेंगे। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो the principle of is fruitful for the students when they don't get the idea of balanced chemical equation in the problem। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आइडिया स्टूडेंट को नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। होता क्या है इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक डिकम्पोजिशन की आपको रिएक्शन दी हुई है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड गिव्स KCl सॉलिड प्लस हाफ प्लस O2। ये आपकी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड तरीका हम देखें कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, POAC को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आप किसी भी एटम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे KClO3 दिया हुआ है, यहाँ हम पोटेशियम के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस रूल को क्लोरीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के ऊपर हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं पोटेशियम के ऊपर। अगर हम देखते हैं मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन प्रोडक्ट। मतलब जो पोटेशियम एटम है उसके रिएक्टेंट में जितने मोल होंगे उतने ही मोल आपके प्रोडक्ट में होते हैं। ये फिक्स है क्योंकि एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट में होंगे। या हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KCl। क्योंकि यहाँ पोटेशियम केवल KCl में ही है तो हम KCl को ही ऐड करेंगे। अगर KCl के अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर कुछ भी पोटेशियम का, तो हम उसको भी ऐड करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपका पोटेशियम आता है, ठीक है। नाउ सिंस वन मोलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन्स वन एटम ऑफ पोटेशियम, KClO3 के एक मोलिक्यूल में आपका पोटेशियम का एक एटम होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन मोल ऑफ KClO3 कंटेन वन मोल ऑफ पोटेशियम। सिमिलरली वन मोल ऑफ KCl कंटेन वन मोल ऑफ पोटेशियम। Thus, so moles of potassium atom in KClO3 is equal to 1 mole of KClO3 and moles of potassium atom in KCl is equal to 1 mole of KCl। इन दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl, कि KClO3 के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स आपके KCl के होंगे। और मोल्स को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ KClO3 इन ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ KClO3
that is equal to weight of KCl in gram upon molecular weight of KCl. The above equation gives the mass relationship. यहाँ पे हम मोल निकाल रहे हैं, मतलब मास और मास का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन KClO3 एंड KCl, विच इज़ इम्पोर्टेंट इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन. अब इसी चीज़ को, इसी रूल को हम एक बार ऑक्सीजन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, इसी रूल को. तो हम देखते हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं आंसर उसके ज़रिए. आप किसी भी एटम पर लगा सकते हो ये रूल, कोई फिक्स नहीं कि आपको एक ही एटम पे लगाना है. अगर हम ऑक्सीजन पे सेम रूल अप्लाई करें तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 बराबर, एक KCl में आपके 3 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 बराबर 3 मोल्स ऑफ KClO3. हम ऑक्सीजन की बात करें वो कितने होंगे, 3 टाइम्स होंगे. और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, क्योंकि एक KClO3 में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और एक ऑक्सीजन O2 में आपके ऑक्सीजन के 2 एटम हैं. तो हम कह सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ O2. ओके, इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू weight of KClO3 divided by molecular weight of KClO3 is equal to 2 into moles of O2. और moles of O2 को हम लिख सकते हैं volume of O2 8 NTP divided by standard molecular weight, that is 22.4 liter. The above equation, और ये जो इक्वेशन है ये हमें मास और वॉल्यूम में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके दे रही है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को अभी ये समझ में नहीं आया हो ये अप्लाई रूल. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. जो एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम इसके ज़रिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये रहा आपका एग्जांपल. ये क्या कह रहा है, इन्हें ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फास्फोरस of an aqueous solution of dihydrogen phosphate in H2PO4- is treated with a mixture of ammonium and magnesium ions to precipitate magnesium ammonium phosphate MgNH4PO4.6H2. ये आपका डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट दिया हुआ है H2PO4-. इसको जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, मिक्सचर के साथ, और वो मिक्सचर होता है अमोनियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन Mg+2 NH4+ का. तो आपको एक प्रेसिपिटेशन PPT मिलता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का MgNH4 का NH4PO4.6H2. अब इस प्रेसिपिटेट को जब आप हीट करते हो, दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. तो जब आप इसको हीट करते हो तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है Mg2P2O7. ठीक है. ए सॉल्यूशन ऑफ H2PO4-2 yielded 2.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. अब आपको मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मास दिया हुआ है, दैट इज 2.054 ग्राम. ओके, विच इज वेट what way of NaH2PO4 was present originally. और आपको पूछा गया है कि स्टार्टिंग में आपको जो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट NaH2PO4 का जो वेट था वो कितना था. तो अब आप इस इक्वेशन में आप देखोगे तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत टफ है ये. तो इस ऐसे केस में हम POAC को अप्लाई करते हैं जब हमें इनिशियली और फाइनल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. अब यहाँ आप देखोगे किसी भी एटम के थ्रू आप इसको बैलेंस कर सकते हो. अगर हम फास्फोरस को कंजर्व करें, फास्फोरस एटम के बारे में देखें, क्योंकि फास्फोरस जो है आपको इनिशियल भी रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है. तो अगर हम देखें एज फास्फोरस एटम्स आर कंजर्व अप्लाइंग POAC फॉर फॉस्फोरस एटम. तो हम यहाँ किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉस्फोरस एटम के लिए POAC अप्लाई कर रहे हैं. तो मोल्स ऑफ फास्फोरस इन NaH2PO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फास्फोरस इन Mg2P2O7.
जो आपके मोल्स होंगे फॉस्फोरस के वो इनिशियली और फाइनल क्या होंगे, आपके सेम होंगे। अब इनिशियली जो आपका है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसमें फॉस्फोरस का एक एटम है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ Na2PO4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में फास्फोरस के कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7 आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं W/M फॉर Na2PO4 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू Mg2P2O7 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ Mg2P2O7। यहाँ से हमें मास निकालना है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का, दैट विल बी इक्वल टू W/120, इसका मोलिकुलर मास 120 इज इक्वल टू 2 इंटू आपको वेट दिया हुआ है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का, दैट इज़ 2.054 डिवाइड बाय उसका मोलर मास दैट इज़ 222। यहाँ से आप अगर वेट निकालना चाहो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का तो वो आपके पास आता है 2.22 ग्राम। तो इस तरीके से हम POAC को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम और एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये कभी कभी अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, बट कभी कभी ये अप्लाई हो जाता है, तो ये सीखना भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 27.6 ग्राम पोटेशियम carbonate was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2Zn3 FeCN whole 6 whole twice. Calculate the weight of the product. आपको इनिशियली आपको दिया हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट दैट इज K2CO3 और बहुत सारी स्टेप्स, सेवरल स्टेप्स के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज K2Zn3 FeCN whole 6 whole twice। तो आपको बीच की जो स्टेप्स है आप नहीं लिख सकते हो, तो आप क्योंकि बैलेंस करने के लिए बीच की स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको बीच की स्टेप नहीं दी हुई तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको POAC अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कर देते हैं अपन। कार्बन जो है यहाँ पे आपको इनिशियली और फाइनल दोनों में दिख रहा है और कंजर्व भी है, तो अप्लाई करेंगे POAC फॉर कार्बन एटम। स्टार्टिंग में आपके इनिशियल में कार्बन कितना है, 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम ही है, और आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आपके 1 मॉलिक्यूल में 6 इंटू 2 12 एटम कार्बन के हैं। तो 1 मोल ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 12 मोल्स ऑफ K2Zn3 FeCN का होल 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट ऑफ K2CO3 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 12 इंटू वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से आप वेट ऑफ जो आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है K2Zn3 FeCN का होल 6 होल ट्वाइस, उसका वेट निकाल सकते हो दैट इज़ 27.6, जो कि आपका वेट है इनिशियली 27.6 ग्राम रिएक्टेंट का, डिवाइड बाय उसका मोलर मास 138 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट आपका 698 है, डिवाइड बाय वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई 12। इससे आप जो आपका प्रोडक्ट है उसका वेट निकाल सकते हो दैट इज़ 11.6 ग्राम। तो इस सिंपल तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक सैंपल आपको दिया हुआ है 3 ग्राम का, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है Na2CO3 एंड NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लूजेज 0.248 ग्राम व्हेन हीटेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इस मिक्सचर को जब हीट किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ग्राम सैंपल, तो इसमें से 0.248 ग्राम लूज हो जाता है। तो किसी भी सैंपल से अगर कोई मास हीट करने पर लूज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ ना कुछ गैसें बनेगी, और वो जो गैसें हैं वो इवोपरेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, इस वजह से उसका मास जो होता है लूज़ हो जाता है, हमें मास का लॉस होता है, ठीक है। तो 0.248 ग्राम निकल गया।
जो बचेगा वो रेजिड्यू होगा, दैट इज़ 3 माइनस 0.248 ग्राम। वो हम देख लेंगे कितना आएगा, लगभग 2.752 ग्राम के आसपास आएगा। द टेम्परेचर एट विच सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू सोडियम कार्बोनेट CO2 एंड H2। जो मिक्सचर है आपको उसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब जब आप उसको हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट तो वैसे ही रहता है, बट जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज होता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, CO2 और H2 में। अब CO2 और H2 जो होता है वो आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। तो आपके पास जो बचेगा फाइनल प्रोडक्ट वो केवल और केवल कौन सा बचेगा, सोडियम कार्बोनेट। और वो किस वजह से होगा, एक तो पहले जो आपका अवेलेबल था वो वाला रहेगा, और दूसरा जो सोडियम कार्बोनेट रहेगा वो आता है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से। ठीक है ना। तो रहेगा फाइनली आपके पास Na2CO3। तो हमें निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द गिवन मिक्सचर। तो सोडियम कार्बोनेट का हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, चेक करते हैं हम इसको। तो जो हीट वेट लॉस है वो CO2 और H2 की वजह से होगा, और वेट ऑफ Na2CO3 आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 2.752 ग्राम। ठीक है। अब मान लो जो Na2CO3 का जो वेट दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वो दिया हुआ है आपको x ग्राम। जो मिक्सचर है उसमें सोडियम कार्बोनेट का जो वेट है वो है x ग्राम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना होगा, 3 माइनस x ग्राम। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट in the product contain x gram of unchanged reactant Na2CO3 and rest produced from NaHCO3। अब x ग्राम तो पहले से अवेलेबल है, उसके बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है उससे भी आपका कुछ बनता है, तो टोटल आपका Na2CO3 वो दोनों का एडिशन रहेगा। ठीक है। तो द वेट ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड बाय NaHCO3, जो NaHCO3 है उसमें से कितना बनेगा आपका Na2CO3, दैट इज़ टोटल मास जो है आपको दिया हुआ है कितना, Na2CO3 का 2.752 ग्राम। ठीक है। उसमें से आपका जो ओरिजिनली पहले से अवेलेबल था Na2CO3 वो कितना था, x ग्राम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कितना बनेगा, दैट इज़ 2.752 माइनस x ग्राम। ठीक है। यहाँ आपको रिएक्शन दी हुई है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट आपको दिया हुआ है 3, दैट इज़ 3 माइनस x ग्राम, और Na2CO3 का वेट आपको दिया हुआ है 2.752 माइनस x ग्राम। अब इस यहाँ पर हम POAC को अप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझने की बात है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो Na2CO3 दो बार में आया है हमारे पास। ठीक है ना। एक तो x ग्राम पहले से अवेलेबल था, उसके बाद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से फिर बना है, तो दो बार में हुआ है। ठीक है ना। तो नेट आपका 2.752 माइनस x ग्राम रहेगा। अप्लाई कर देते हैं POAC। यहाँ हम अप्लाई करेंगे सोडियम का एटम पे। तो सोडियम एटम जो है आपके रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट में आपके दो एटम है। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बराबर इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 84 मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू मास, दैट इज़ 2.752 माइनस x अपॉन मोलर मास, दैट इज़ 106। यहाँ से हम सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की वैल्यू आपके पास आती है 2.3244 ग्राम। ये आपका सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज ग्राम है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो आपका फाइनल जो आपका वेट है, जो सोडियम कार्बोनेट का वेट है, दैट इज़ 2.3244 डिवाइड बाय मिक्सचर का टोटल वेट 3 इंटू 100, तो ये आपके पास आता है 77.48%। तो इस तरीके से हम POAC को अप्लाई करके रिएक्टेंट, इनिशियल आपको रिएक्टेंट जो दिया हुआ है और फाइनल जो प्रोडक्ट है उनके बीच में मास मोल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम
रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू।